नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में आज हम नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है उसमें लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड होने होते तक आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। प्रशासन से क्या अभिप्राय है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ठीक है, प्रशासन से क्या अभिप्राय है? मीनिंग मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासन जो शब्द है वो मूल रूप से किसका शब्द है? संस्कृत का। ठीक है, यह है उपसर्ग पूर्वक शास धातु से बना। इसका अर्थ है ये इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मैं आपको समझाने की दृष्टि से ये थोड़ा फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आने लायक होते हैं एग्जाम में वो थोड़े 10 मिनट बाद में स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप कर जाए वीडियो को और 10 मिनट बाद में देखें। आप पूरा समझोगे तब आपको जाके थोड़ा रिदम बैठेगा। रीति से शासन करना, ठीक है, उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से है। समझा जाता है कि समझा जाता है, ठीक है, सरकार शासन का मतलब आजकल किससे समझा जाता है? सरकार से। ठीक है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन, आदेश या आज्ञा से देना होता है। ठीक है, वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। ठीक है, वैदिक जो पीरियड था उसमें जो प्रशासन होता था वो क्या होता था कि निर्देश देना। ठीक है, पथ प्रदर्शन करना, किसी को रास्ता दिखाना। ठीक है, आज्ञा देना, ऑर्डर देना। ठीक है, उस समय सोमादि यज्ञों में मुख्य पुरोहित अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री और अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश देते थे। ठीक है, जो हेरारकी में जो ऊपर होते थे वो नीचे वाले साधुओं को या पुरोहितों को क्या करते थे? ऑर्डर देते थे कि तुम यज्ञ की सामग्री या इससे जुड़े हुए या इससे संबंधित जो भी कार्य है, सामग्री है, उसको क्या करो? आप उनको अच्छे से देखो। ठीक है, तो उन्हें उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक को राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये थोड़ा चेंज होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन धातु मिनिस्ट्री से बना है। ठीक है, इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना। ठीक है, सेवा का कार्य करना इसमें मुख्य काम में होता था। ठीक है, मिनिस्ट्री का। ठीक है, जो लैटिन भाषा का क्या था? शब्द था। जैसे पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार देना, न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, डॉक्टर द्वारा बीमार व्यक्ति को दवाई देना। ठीक है, 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंधन से, मैनेजमेंट से होने लगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ कार्यों का प्रबंधन करना, लोगों की देखभाल करना। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रशासन शब्द का अर्थ समझा जाने लगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। और एनसाइक्लोपीडिया अभी एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि एड शब्द, एडमिनिस्ट्रेशन में जो एड शब्द है वो उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो एड का मतलब क्या है, इसमें क्या अभिप्राय क्या बताया गया था कि लेटिन था तो मिनिस्ट्री से बना, और इसका मतलब क्या था? एक व्यक्ति से के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि
यह कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। ठीक है। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग चार अर्थों में किया जाता है। पहले अर्थ में क्या है, प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है। प्रशासन को किसका पर्यायवाची माना जाता है, मंत्रिमंडल का। जैसे राजीव गांधी का प्रशासन है, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्रशासन है, ठीक है, नेहरू का प्रशासन है। ठीक है। दूसरे अर्थों में से क्या माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, दूसरे अर्थों में इसको क्या माना, सामाजिक विज्ञान की। तीसरे अर्थ में क्या माना जाता है कि इसका प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जो लोक नीति अथवा लोक नीतियों को कार्यान्वित करने तथा कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है। ठीक है। जैसे भारतीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन। ठीक है। चौथे अर्थ में इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, प्रबंधन के रूप में। ठीक है। चौथे अर्थ में प्रबंधन, जो मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए प्रशासन का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आधुनिक विचारों के मतानुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर उद्देश्य सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। इसको सरलतम रूप में सड़क पर पड़े हुए भारी पत्थर को हटाने के लिए किए जाने वाले प्रयास से अच्छी तरह समझा जा सकता है। रास्ता रोकने वाले भारी पत्थर को हटाना एक विशेष सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है। इसकी पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों को इस पत्थर के विभिन्न हिस्सों में लगाकर उन्हें एक साथ बल लगाने की प्रेरणा देते हैं, उनसे इससे सड़क से हटवाता है, तो यह एक अति मामूली ढंग का प्रशासन, मतलब जो ये भी क्या किस श्रेणी में आता है, प्रशासन की श्रेणी में आता है। अगर कहीं हम जैसे रास्ते में अगर कोई बड़ा गड्ढा हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा घटना घटित हो, एक्सीडेंट हुआ, तो उस कार्य को पूरी तरह से लोगों की सहायता से संपादित करना, क्या वो भी क्या कहलाएगा, ऑर्डर देते हुए सामाजिक कार्य भी प्रशासन की दृष्टि से माना जाता है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हुए, ठीक है, सहयोग प्राप्त करते हुए उनकी शक्ति का विशिष्ट दिशा में इस प्रकार लगाई गई है, इस इसी से सड़क पर पड़ी बाधा दूर हो गई है। ठीक है। तो यह भी एक तरीके से क्या है, प्रशासन का ही रूप है। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से शासित या अनुशासित करना होता है। शासित और अनुशासित होता है प्रशासन का अर्थ। इसका अभिप्राय है कि क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। ठीक है। प्रशासन तब भाई सहयोग कब होगा, जब लोग होंगे, और उन लोगों में क्या होता है, व्यक्तियों में क्या होता है कि कोई अपर हायरार्की में कोई अपर होता है, कोई लोअर होता है। अपर वाला क्या करता है, ऑर्डर देता है कहीं पे भी। ठीक है। जैसे समाज में हो, नौकरशाही में हो, सरकार के अंदर हो, क्या कहता है कि अपर वाला लोअर जो श्रेणी में आता है उसको क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो लोअर वाले व्यक्तियों की सहायता से क्या होता है, काम होता है। ठीक है। तो उसी को उसी जो निम्न जो लोअर जो श्रेणी में आते हैं उनके सहायता से जो काम होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रशासन। ठीक है। सहयोग की भावना होती है। ठीक है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का क्या होता है, इसमें सहयोग होता है, संगठन होता है, सामाजिक हित का उद्देश्य होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन अलग अलग जो लोक प्रशासन के जो विद्वान थे उन्होंने क्या कर, साइमन ने क्या बोला है, साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत किए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम को लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए जो सहयोग किया जाता है उसको साइमन ने क्या कहा है, लोक प्रशासन में रखा है। ठीक है। मार्क्स क्या बोलता है,
तो प्रशासन के बारे में। प्रशासन चैत्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है, ठीक है, मतलब चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न और साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या है, चैत्य मतलब एक कंसियस क्या है कि हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, एक कंसियस जो चैतन्य का पर्पस होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया, ठीक है, अवश्य उसको क्या करना, उसको अवश्य करना, निश्चय मतलब नेसेसरी हो, ठीक है। तो ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर साधनों का निश्चित प्रयोग करके हम उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करवाना है, क्या कहलाता है मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रशासन, ठीक है। फिफ्नर क्या बोलते हैं, मनुष्य द्वारा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। इन्होंने फिर क्या कहा, देखो सब चीजों में क्या है कि या तो सहयोग है, या फिर नियंत्रण है, या फिर संगठन आता है, ठीक है। तो ये लोक प्रशासन की जो परिभाषा है इन तीनों चारों चीजों के, तीनों चार शब्दों के आसपास ही घूमती है, ठीक है। निग्रो क्या कहते हैं, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य सामग्री दोनों का संगठन, ये देखो यहीं पे भी लक्ष्य की बात आ रही है और सामग्री और संसाधनों की बात आ रही है। वाइट वाइड वाल्टर क्या बोलते हैं, प्रशासन के विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण की कला, ये भी वहां पे आ गया, निर्देश, नियंत्रण, समन्वय, हारमोनी, ठीक है। लूथर गुलिक क्या बोलते हैं, गुलिक बोलते हैं प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके, ठीक है। गुलक साहब ये भी बोलते हैं, लक कहने का मतलब है कि एट द लास्ट हम किस पर रखना है कि हम लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें। अब लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या सहयोग की जरूरत है, समन्वय की जरूरत होती है, निर्देशन की जरूरत होती है, निर्णय की जरूरत होती है, ठीक है, और नियंत्रण की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें को ही मिलाकर अलग अलग दृष्टि से परिभाषित किया गया प्रशासन को, ठीक है। मार्शल डिको का क्या करना है, ये प्रशासन का शब्द सरकार के क्या, प्रशासन के क्या तथा कैसे से हैं, क्या का अर्थ है विषय वस्तु से, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को उनका कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करता हो। कैसे प्रबंधन की क्या है, देखो प्रशासन का संबंध सरकार से कैसे, क्या में क्या होता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो, इसमें क्या क्या से क्या संबंध आ गया, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और दूसरी बात है कि कैसे से क्या तात्पर्य यहाँ पे कि तुम्हारी प्रोसेस क्या होगी उस कार्य को करने की, ठीक है। तो मार्शल डिकॉक ने क्या कहा, देखो दो शब्द मानते हैं मार्शल और डिकॉक, तो दो शब्द क्या हुआ, क्या और कैसे, ठीक है, हम आप ऐसे भी याद कर सकते हैं उसको। अर्थात वे सिद्धांत जिनके अनुसार सरकारी योजना सफल बनाई जाती है दोनों ही अपरिहार्य हैं, मतलब क्या और कैसे दोनों क्या अपरिहार्य है। क्या में क्या जाता है किसी भी विचार का उद्देश्य और उसको उस उद्देश्य को करने की क्या प्रोसेस होगी, दोनों ही क्या अपरिहार्य है, ठीक है, मतलब दोनों को टाला नहीं जा सकता और दोनों मिलने पर प्रशासन की स्थापना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण और एकीकृत और प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण। इंटीग्रल और मैनेजरियल जो दृष्टिकोण है वो क्या है इसके पढ़ते हैं। प्रशासन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से किया जाने वाले कार्यकलाप है। इनमें किन कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत समझा जाए, इस पर दो प्रकार के दृष्टिकोण है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता हो, ठीक है। इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधन वर्ग, श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब लोक प्रशासन में यही होता है कि उसमें हिरार्की होनी बहुत जरूरी है, हाई क्लास होना चाहिए, लोअर क्लास होना चाहिए, ताकि क्या हो एक निर्देशन एक क्रम में हो सके, ठीक है, क्रम में। इस विचारधारा को प्रशासन का इंटीग्रेटेड इंटीग्रल व्यू कहा जाता है, ठीक है।
प्रशासनिक क्रियाओं के रूप में संबंधित दूसरी विचारधारा के अनुसार केवल वे ही क्रियाएं प्रशासन के क्षेत्र में आती है जिनका संबंध प्रबंधन से होता है, ठीक है, तथा जो संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की संपन्नता के लिए एकीकृत करती है तथा नियंत्रित करती है। प्रबंधन एक ऐसा कार्य है जो अन्य कार्यों को एक समन्वित प्रयास के अंगों के रूप में संयुक्त तथा नियंत्रित करता हो, ठीक है। प्रशासन का अर्थ प्रशासन शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रयोग संबंध प्रबंधन संबंधी कार्य करने के लिए किया जाता है। किसी चपरासी या लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता। यह विचारधारा प्रशासन का प्रबंधन दृष्टिकोण कहा जाता है, ठीक है। प्रशासन शब्द से इसका प्रयोग प्रबंधन संबंधी कार्य करने के लिए किया जाता है। चपरासी और लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। यह विचारधारा प्रशासन का प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण जो सिर्फ मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। अब मैनेजमेंट में चपरासी और लिपिक तो नहीं आता, ठीक है, तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। प्रशासन में किसकी दृष्टि से, या मैनेजीरियल व्यू या प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य बेसिक अंतर क्या है, इसमें हम अंतर देखते हैं। प्रशासन विभिन्न सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों का योग है। तब चपरासी से लेकर प्रबंधन तक समस्त कर्मचारी इस प्रशासन के अंग मान लिए जाएंगे, किंतु यदि हम प्रशासन के प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण से मान ले तो केवल उच्च तथा निरीक्षण तथा प्रबंधन का कार्य करने वाले पदाधिकारी ही प्रशासन का अंग माने जाएंगे। और प्रशासन का अर्थ होगा प्रबंधन की तकनीकें तथा तरीके, नियोजन होगा, उसमें संगठन होगा, समन्वय होगा, निर्देशन होगा, वित्तीय नियंत्रण होगा आदि, जो प्रत्येक सहयोगात्मक प्रयत्न का मूल आधार होते हैं, ठीक है। सामान्य संगठन के दो प्रकार के पदाधिकारी के वर्ग होते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके दो प्रकार के क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक वर्ग के पदाधिकारी का संबंध मैनेजमेंट से होता है, अर्थात यह वर्ग दूसरों से कार्य करवाता है, ठीक है। दूसरे वर्ग में का संबंध क्रियान्वित से होता है, अर्थात यह वर्ग कार्य करता है। दो सामान्यतः जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो तरह के आदमी होते हैं, कौन से, एक तो जो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या फिर योजना को प्लानिंग करते हैं, ठीक है, बौद्धिक श्रेणी में आते हैं। दूसरा होते हैं जो प्रथम जो वर्ग है उसके द्वारा निर्देशित किए हुए, उनके द्वारा बनाए गए योजना निर्माण की गई है, उनको क्या करना है, क्रियान्वित करना, या फिर लागू करवाना फील्ड के अंदर, ठीक है। प्रबंधनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रबंधन एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं प्रशासन के क्षेत्र में आती है। यदि हम एकीकृत विचारधारा को स्वीकार करें तो हमें उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग मानना होगा, ठीक है। शायद उनमें से प्रत्येक को प्रशासक भी कहना पड़ता है। हेनरी फ्योल के मतानुसार प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वह कर्मचारी कितना ही भी साधारण क्यों न हो। औद्योगिक पदसोपान में एक कर्मचारी का जितना ऊंचा स्तर होता है उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य में उतना ही अधिक समय लगाया जाता है, ठीक है। हेनरी फ्योल क्या बोलता है, फेयल क्या बोलते हैं कि प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है। तो हेनरी फ्योल में तो जो कार्य के क्रियान्वयन में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे चपरासी भी हो, उनको क्या माना, प्रशासन का अंग माना या भाग माना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रशासन से संबंधित उक्त दोनों ही दृष्टिकोण का समर्थन विचारकों का द्वारा किया जा रहा है। यदि हम इंटीग्रेटेड विचारधारा को मान ले तो निश्चित ही यह स्वीकार करना होगा प्रशासन के रूप में उसकी विषय वस्तु के अनुसार बदलता है। प्रशासन का रूप उसकी विषय वस्तु के अनुसार बदलता है, किंतु यदि हम प्रशासन को प्रबंधन की कला मान ले तो उसका रूप सब स्थानों पर समान ही रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट की बात आती है तो जो प्रशासन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है क्या होती है, समान होती है, सब जगह क्या होती है, समान होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड विचारधारा पे हम बात करें तो ये विषय वस्तु के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है।
जैसे सरकार में अलग तरीका का प्रशासन होता है, इंडस्ट्री में अलग तरह का प्रशासन होता है, ठीक है। और अलग जगह हम देखें तो वहाँ पे भी अलग प्रशासन होता है, ठीक है। फेयर क्या बोलते हैं कि उद्योग में, सरकार में, यहाँ तक कि घर के प्रबंधन में भी प्रशासकीय क्रियाएं सार्वभौमिक रूप से सार्वभौमिक रूप में एक सी होती है, ठीक है। घर में, उद्योग में, सरकार में, ये क्या बोलते हैं, हेनरी फेयर बोलते हैं, ठीक है। इस सभी जगह जो प्रशासन की जो प्रोसेस होती है क्या होती है, एक सी होती है। इसमें प्रतिकूल, इसमें जो मेरियम है, चार्ल्स मेरियम, उनका अलग से मत है। वो बोलते हैं कि प्रशासकीय स्थितियों के अंतर समानताओं की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक महत्व रखते हैं। प्रशासकीय स्थितियों के अंतर समानताओं की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक महत्व रखते हैं, ठीक है। मतलब ये व्यवहार पे इन्होंने क्या किया, मेरियम ने इम्पोर्टेंस दी है किसके किसके ऊपर, प्रशासन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा क्या है, ठीक है। हमने उसका थोड़ा सा थोरोली उसको पढ़ा है। प्रशासन शब्द को समझ लेकर हम लोक प्रशासन शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों को लेकर लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। और लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना, जनता के हित के लिए क्या करना, प्रशासन करना। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है, ठीक है। लोक लोक प्रशासन में लोग इसको सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है, जबकि जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है और निजी कंपनियों के निजी प्रशासन से अलग कर देता है, ठीक है। क्योंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न की जाती है, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार की क्रिया सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती है, ठीक है। आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रहण, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों, नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं का उदाहरण है। लोक प्रशासन के दो अर्थ हैं, कौन कौन से, एक तो है एक ब्रॉड पे, एक होता है संकुचित, ठीक है। एक छोटे लेवल पे, एक बड़े लेवल पे। व्यापक रूप से राज्य की राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, लोक प्रशासन। कहने का मतलब है कि जब सरकार के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जा सकता, क्या कह सकते हैं, लोक प्रशासन। इसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों को समावेशित किया जाता है। और अगर छोटे अर्थों में हम समझे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार के केवल कार्यपालिका शाखा तक ही क्यों सीमित रखा जाए, ठीक है। लोक प्रशासन के अंदर सरकारी नीतियों की प्रगति में आने वाली प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक क्षेत्र को ही क्यों न सम्मिलित किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन में जो संकुचित जो रूप है उसमें ही क्यों रखा जाए, इसको एक ब्रॉड रूप में, एक व्यापक रूप में क्यों ना देखा जाए, ठीक है। सिर्फ कार्यपालिका के कार्य को ही क्यों देखा जाता है, इसमें जो जितने भी कार्य होते हैं लोक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अलावा भी जो भी कार्य हो उनको भी क्या करना चाहिए, इनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रशासन की समस्या तो सरकार की तीनों ही शाखाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, ठीक है। विधायिका में किसी विधेयक के प्रस्तुतिकरण आदि में एक बड़े नाजुक किस्म के प्रशासन की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिल्कुल है। इसी प्रकार किसी न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमे को निपटाने के लिए बड़े उच्च प्रशासन की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी प्रशासन आ रहा है क्योंकि प्रशासन की समस्याएं सरकार के इन तीनों अंगों के सामने आती है, अतः ऐसा कोई कारण नहीं जो लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्य को सम्मिलित नहीं किया जाए, ठीक है। अब इनमें भी क्या है कि व्यापक रूप और संकुचित परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग अलग अलग विद्वानों ने क्या दिया है, परिभाषित किया प्रशासन को। विलो भी क्या बोलते हैं, अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित होता है, चाहे वे सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो।
अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय कार्यों की कार्यवाही की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये व्यापक रूप में इन्होंने क्या किया है, परिभाषा दी है। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना। ठीक है, ये एल डी वाइट ने ये दिया है, लोक प्रशासन में सभी तरह के कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार क्या क्या कहा गया है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया होती है। ठीक है, ये विल्सन द्वारा कहा गया है। गुलिक साहब आते हैं, गुलिक क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसीलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है। जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। ठीक है, फिफ्टनर क्या बोलते हैं, फिफ्टनर बोलते हैं लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो और एक टकसाल में सिक्के डालना हो। प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्य को संपन्न करना जिससे कि वे एक साथ कार्य कर सके अथवा अपने निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये फिफ्नर साहब ने कहा। साइमन ने क्या कहा है, जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रिया से हैं जो केंद्र राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। वाल्डो के अनुसार क्या है, लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू है तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। मर्सन ने के अनुसार क्या प्रशासन कार्य करता है तथा जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने के सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है। ठीक है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। पर्सी मैक्विन के अनुसार क्या है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा संपादित हो। लोक प्रशासन की परिभाषाओं का विश्लेषण, लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं का समुचित विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं में एक रूपता नहीं है, वे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं तो अन्य विद्वान तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से लोक प्रशासन का सिंहावलोकन करते हैं। असल में लोक प्रशासन के रूप में निश्चित नहीं बताया जा सकता है कि किस प्रकार कि हम भौतिक विज्ञान के रूप को भौतिक विज्ञान के स्वरूप को बता सकते हैं। लोक प्रशासन से संबंधित इन विभिन्न परिभाषाओं के प्रसंग में ग्लेडन का कहना पूर्णतः उपयुक्त प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन बहुरूपी है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में इसे समझाया जा सकता है। ग्लेडस्टन बोलता है कि पूर्णतः जो हम परिभाषित करते हैं वो काफ़ी नहीं है, ये बहुरूप है इसका, ये समय के अनुसार बदलता जाता है लोक प्रशासन भी। ठीक है, और इसको परिभाषित हम इतने आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है लोक प्रशासन का विकास। ठीक है, पिछले जो हमने पढ़ा इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि व्यापक दृष्टि से लोक प्रशासन के अर्थ निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो संकुचित विलोबी और एल डी वाइट, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, ठीक है, पिफनर, साइमन और वाल्डो, मर्सम, ये सब क्या है, ये सब व्यापक स्तर पर क्या किया है इन्होंने, लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में विकास है। ठीक है, क्या लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में, मतलब डिसिप्लिन। ठीक है, एज ए डिसिप्लिन।
लोक प्रशासन का विकास प्राचीन काल में कैसे हुआ, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आपका जो माइंड का जो थोड़ा सा एक व्यू बन सके माइंड में, आप सोच सको, समझ सको। प्राचीन मिस्र, चीन, भारत और मेसोपोटामिया की नदी घाटियां सभ्यता के प्राचीनतम जन्मभूमि तो है ही। इन घाटियों में लोक प्रशासन ने आरंभ में एक मूर्त रूप ग्रहण किया। मिस्र में नील नदी के जलमार्गों के नियमन की आवश्यकता के कारण केंद्रित कर्मचारी तंत्र प्रशासन की प्राचीनतम व्यवस्था का विकास हुआ। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाने वाली लोक सेवाओं का विकास चीन में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही हो गया था। प्राचीन भारत में प्रशासन की कला राजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का अंग समझी जाती थी। गंगा सिंधु घाटी के ग्राम समाज गणराज्यतंत्रात्मक राज्यों में हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ बहुत प्राचीन काल में एक पर्याप्त सुविकसित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। रामायण, महाभारत, कौटिल्य के शास्त्र में प्रशासन के कतिपय उन्नत नियमों का वर्णन किया गया। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में भी लोक प्रशासन का संगठित रूप हमें प्राप्त होता है। रोमन शासकों ने लोक प्रशासन को वैधानिक मापदंड एवं स्वरूप प्रदान किया। मध्यकालीन सामंतवाद ने प्रशासन के क्षेत्र में एक अराजकतापूर्ण विकेंद्रीकरण का समावेश किया, परंतु उसके खंडित सूत्रों को फ्रांस, इंग्लैंड, प्रसा रूस के नवोदित राजतंत्रों ने पुनः संगठित व समायोजित कर दिया। राजा की सत्ता के विस्तार तथा केंद्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम राजा की सत्ता का क्या हुआ, धीरे धीरे विस्तार और केंद्रीकरण हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि राजमहलों के कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, राज्य के प्रशासन कार्यों को मंत्रालयों, विभागों और उनके क्षेत्रीय कार्यकलापों में संगठित करना पड़ा। जैसे जैसे राजाओं का काम बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, राजाओं को उनको संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज और उसके जो रीजनल जो एक्टिविटीज होती थी उनको करने के लिए मजबूर होना पड़ा उनको। एक ऐसी लोक सेवा की रचना हुई जिनसे कर्मचारियों को पूर्णतः सिफारिश के आधार पर भर्ती किया जाता था। उसके बाद में क्या हुआ, उन सब कार्यों को संपादित करने के लिए एक बड़ी मात्रा में कर्मचारियों की उनको जरूरत पड़ी। तो उनको कर्मचारी को किस तरीके से लिया जाए, तो वो एक भर्ती के रूप में क्या हुआ, उस टाइम पे एक प्रथा का निर्माण हुआ। प्रशा किसको बोलते हैं, जर्मनी। प्रशा विश्व का सबसे पहला देश जिसने अपनी लोक सेवाओं के कर्मचारियों को योग्यता व गुणों के आधार पर भर्ती किया गया। ठीक है, कर्मचारियों की योग्यता और गुणों के आधार पर इस प्रकार संगठित की जाने वाली लोक सेवाओं की सफलता ने दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तथा कालांतर में उन्होंने इसी पद्धति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। औद्योगिक क्रांति तथा लोकतंत्र के विकास के कारण प्रशासन के क्षेत्र तथा उसके कार्यों के बारे में अनेक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। विश्व युद्ध ने प्रशासनिक समस्याओं को और अधिक जटिल बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रशासन का संगठन व उसकी कार्यविधि पहले की अपेक्षा अधिक तकनीकी एवं दुरूह हो गई। अब आर्थिक संकट, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण का भार लोक प्रशासकों पर आ पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन लोक प्रशासन का विकास। ठीक है, पुराने टाइम में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ था। एक क्रिया के रूप में तो लोक प्रशासन काफी प्राचीन है, तथापि अध्ययन की एक शाखा या विधा के रूप में उसका उदय वर्तमान काल से संभव हुआ है। आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के ग्रंथों तथा राजनीतिकों के संस्मरणों के समय समय पर प्रशासनिक विषयों की विवेचना की गई है, परंतु लोक प्रशासन को अध्ययन का स्वतंत्र विषय नहीं माना गया। 17वीं शताब्दी तक तो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। ध्यान रखना, 17वीं शताब्दी के बाद में ही लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 18वीं सदी के अंत में प्रकाशित विश्व को फेडरलिस्ट में 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने
लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की। सन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय की पहली पुस्तक लिखी। ठीक है, पहली पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स जीन बोनिन ने। ठीक है, प्रिंसिपल लोक प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है, फिर भी लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन को ही माना जाता है। इस विषय का जन्म 1887 में हुआ। ठीक है, वस्तुतः सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन एकदम नया विषय है। इसने अभी 130 वर्ष ही पूरे किए। इसके विकास का इतिहास सपाट न होकर उतार चढ़ाव का रहा, जिससे निम्नलिखित चरणों में बांटकर अध्ययन करने से समझना सुगम है। प्रथम चरण है, ठीक है, कि लोक प्रशासन का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ, इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कालखंड और इसके जो इतिहास है वो किस तरीके से रहा है, इसका विकास कैसे हुआ है। क्रमबद्ध तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। प्रथम चरण आता है 1887 से 1926। ठीक है, 1887 से 1926 के बीच का। ठीक है, ये ऐसा क्यों 1887 में क्यों है? क्योंकि जो विषय का जन्म है वो 1887 में माना गया है। ठीक है, लोक प्रशासन का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अमेरिका ने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करने का श्रेय सबसे पहले अमेरिका को जाता है। 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा प्रशासन के स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया एक निबंध प्रकाशित हुआ, जिसे एक अध्ययन क्षेत्र के प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। वुड्रो विल्सन इतना इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, वुड्रो विल्सन इतने सबसे पहले लोक प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है एक लोक प्रशासन के कार्य में। दर्शाया कि प्रशासन का विज्ञान हमारी राजनीति के उस अध्ययन का अंतिम फल है जो लगभग 2200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। यह हमारी ही शताब्दी लगभग हमारी अपनी पीढ़ी की उत्पत्ति है। विल्सन के इस निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना। ठीक है, उनके अनुसार कानून के क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबंध है। विल्सन ने बताया कि संविधान बनाने की अपेक्षा उसको चलाने का कार्य अधिक कठिन है। ठीक है, पहले सरकारी कार्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक व्यवस्था और कानून के अनुशीलन पर बल दिया जाता है, किंतु आर्थिक सामाजिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने तथा राज्य के कार्य में वृद्धि होने से अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासन के ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जाए जो शासन के पथ को प्रशस्त करे, इसके संगठन को सुदृढ़ और विशुद्ध बनाए। प्रोफेसर वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सही से याद करना और कोशिश करना है बार बार पढ़ने की। तब वाल्डो ने इसको वुड्रो विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक फ्रैंक जे गुडनाउ द्वारा राजनीति और प्रशासन नामक बुक लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नामक विषय पर लेख ने, सॉरी ये लेख का बुक नहीं है। ठीक है, लेख ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक नए विवाद का सूत्रपात किया। ठीक है, जैसे ही गुडनाउ का ये लेख आता है तो लोक प्रशासन का जो महकमा है उसमें क्या होता है, हो जाता है एक नया विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, उन्होंने एक और नीतियों अथवा राज्य की इच्छा के प्रकटीकरण को राजनीति का आधार माना और दूसरी ओर राज्य की उन नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य को लोक प्रशासन से संबंध किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अलग अलग बताया लोक प्रशासन को और राजनीति को। मतलब एक और तो नीति और राज्य की इच्छा के प्रकटीकरण को राजनीति का आधार। ठीक है,
कि राज्य की इच्छा क्या है और उनकी नीतियाँ क्या होती है, वो एक तरीके से राजनीति का आधार होते हैं। और दूसरी तरफ उनको इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना प्रशासन का एक अभिन्न अंग माना गया है, ठीक है। और यही बात क्या है कि राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है। राजनीति का काम क्या होता है, निर्णय निर्माण करना, सॉरी पॉलिसी का निर्माण करना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना। तो ये क्या राज संविधान का निर्माण करना बताया गया था कि संविधान, वुड्रो विल्सन ने भी ऐसा ही बताया कि संविधान बनाना आसान काम अपेक्षाकृत उसको चलाना, ठीक है। तो चलाने में जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन नेक्स्ट चलते हैं। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से प्रत्यक्ष अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल डी वाइट की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ, एल डी वाइट की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये किसकी है बुक, एल डी वाइट की, ठीक है। 1926 का महत्वपूर्ण योगदान है। यह ग्रंथ राजनीति प्रशासन भेदभाव पर जोर देता है। इसमें राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए सरकारी प्रशासन पर विशद विचार करते हुए प्रशासन के मानवीय पक्ष पर अधिक जोर दिया गया। इस पुस्तक को इस विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में माना था। प्रथम चरण में क्या हुआ कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, कि पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है और लोक प्रशासन अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय चरण आता है 1927 से 1937 का। इसमें क्या होता है, प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया, क्योंकि पहले क्या होता था 1887 से पहले पबेड को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति में गिना जाता था। लेकिन उसके बाद में वुड्रो विल्सन आए, एल डी वाइट आए, ठीक है, वाइट वाल्डो आए, उन्होंने क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अब जैसे ही ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है पबेड और पॉलिटिक्स में, तो पबेड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत निकल के सामने आते हैं, ठीक है, अलग अलग इनमें स्टडी की जाती है तो उसके सिद्धांत निकल के सामने आती है। तो 1927 से 1937 का ये पीरियड होता है, तो 10 साल का ये भी। लोक प्रशासन विषय के विकास के इस दौर में राजनीति प्रशासन द्विभाजन के विचार के पुनर्निरीक्षण एवं मूल्य मुक्त प्रबंधन विज्ञान की उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई गई है। कहने का मतलब है कि विभाजन होने के बाद में इस चरण में क्या वापस क्या किया है, निरीक्षण किया है, रिवेल्यू किया है, रिवेल्युएशन किया है, और जो मैनेजमेंट जो साइंस है वो मूल्य मुक्त, ठीक है, वैल्यूज ना हो उसमें, कि एक उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है, ठीक, कि वो बोलते हैं कि लोक प्रशासन में क्या नहीं है, वैल्यूज नहीं है। इस युग की मुख्य मान्यता यह रही कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं, इनका पता लगाना और उनका समर्थन करना विद्वानों का काम है। इस नई मान्यता को लेकर विलोबी, W. विलोडी की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में प्रकाशित हुई। विलोबी की इस पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि इसको, ये टाइम क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित करने का टाइम था, ठीक है, इनको इनके सिद्धांतों के निर्माण का टाइम था, ठीक है। वे इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है, ठीक है, लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है, ठीक है। और उनको क्या करना, उन जो जो सिद्धांत है उनको एग्जीक्यूट करवाना, और एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या होता है, उनमें सुधार होने की ज़्यादा
संभावना होती है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले रचनाओं में उल्लेखनीय नाम है मूने एंड रेले द्वारा लिखित प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल द्वारा लिखित इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, फ्योल ने लिखा है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट है। गुलिक साहब ने लिखा है, गुलिक और उर्विक ने लिखा है लिखित पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तथा मैरी पार्कर फोलेट द्वारा लिखित क्रिएटिव एक्सपीरियंस। मतलब इस टाइम में तो क्या था कि सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन का परिभाषित सिद्धांत देना, उसका उसका विद्वानों का मत क्या था इसके बारे में प्रोसेस डेवलप करना, ये सब कार्य 1927 से 1937 के बीच में द्वितीय चरण में किया गया, ठीक है। इसमें इन विद्वानों का दावा था कि प्रशासन के सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है। गुलिक और उर्विक ने प्रशासन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्ब में समाहित किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है पोस्ट कॉर्ब का, ठीक है। इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि पी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस दौर में वैज्ञानिक प्रबंधन के नए संप्रदाय के समर्थक लोक प्रशासन के अग्रणी चिंतकों ने लोक प्रशासन के कुछ ऐसे सिद्धांत तलाश करने आरंभ किए जो सभी पर समान रूप से लागू हो सके। वह युग लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। ये युग क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिद्धांत बने थे इस युग में। थर्ड जो चरण आता है वो क्या आता है, पहला जो चरण था वो क्या था, डिफ्रेंशिएट था, विभाजन था, किसमें, पॉलिटिक्स और उसमें लोक प्रशासन में। दूसरा जो चरण था उसमें सिद्धांत को डेवलप किया गया, मत को डेवलप किया, मतलब प्रोसेस को डेवलप किया। थर्ड जो चरण आता है उसमें जो सिद्धांत दिए गए थे द्वितीय चरण में, उनको क्या थी, चुनौती थी, ठीक है, ठीक है। लोक ये होता है 1938 से 1946, ठीक है, 4 6 10 साल ये भी होता है, सॉरी 8 साल का ये पीरियड होता है। लोक प्रशासन के विकास के तीसरे दौरे का प्रारंभ दूसरे चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया से हुआ। प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कहावतें कहा जाने लगा। दूसरे चरण में जो सिद्धांत दिए गए थे उनको कहावत इस चरण में कहा गया था, ठीक है, कहावतें, कि ये तो क्या है कि कहावतें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता लोक प्रशासन में। उसी समय सामाजिक शक्तियों और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंधन को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हार्थोनो प्रयोग का रहा। कार्य दलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंधन संप्रदाय की जड़ें हिला दी। संगठनात्मक विश्लेषण के इस दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का प्रभाव, ठीक है, क्या हुआ था इसमें, इसमें मनोवैज्ञानिक कार्य दलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंधन संप्रदाय की जड़ें। कहने का मतलब ये था कि जो लोक प्रशासन है वो साइंटिफिक नहीं है, इनमें साइकोलॉजी भी इंक्लूड होती है, ठीक है, और सोशल फैक्टर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सोशल फैक्टर और साइकोलॉजी की तरफ से जो एस्टेब्लिश जो सिद्धांत थे उनको क्या मिली, चुनौती मिली, ठीक है। संगठनात्मक विश्लेषण थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के विश्लेषण के इस दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का प्रभाव, नेतृत्व, संगठन के परिवेश में गुटों के बीच पारस्परिक संघर्ष और सहयोग की ओर खींचा, ठीक है। इसने संगठनात्मक चिंतन की मशीनी धारणा की सीमाएं इंगित करके संगठनों में मानवीय संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप को दर्शाया, ठीक है। किस बात को इसमें दर्शाया कि मशीनी धारणा की सीमाएं, कि हम जो लोक प्रशासन में जो साइंटिफिक जो कर्मबद्ध अध्ययन है, ठीक है,
उसकी क्रमबद्ध अध्ययन में कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है लोक प्रशासन के कार्य को संपादन करने के लिए। तो उन चीज़ों की क्या है, एक सॉरी उनकी एक लिमिटेशन होती है, और उनमें क्या है, मानवीय पक्ष भी होता है, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में दी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया, ठीक है। कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियर क्या है, इसमें आयाम भी सम्मिलित है लोक प्रशासन में। ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध हम साइंस जो जैसे विज्ञान की तरफ से एक के बाद एक चीजें आए, सीक्वेंस में रहे और ब्लैक एंड वाइट रहे, बिल्कुल अलग से कुछ ना हो। तो इस जो ये जो चरण है थर्ड वाला, इसमें क्या हुआ, इन सब चीज़ों का निगलेक्ट किया गया, क्योंकि जो लोक प्रशासन है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं। और इसमें क्या है कि मनुष्य के जो पहलू थे, व्यवहार और साइकोलॉजी, उनको भी इंक्लूड किया। 1946 में प्रकाशित अपने एक निबंध में साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्होंने क्या कहा, कहावतें कहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्रोवर्ब्स किसने कहा लोक प्रशासन के सिद्धांतों का, तो ये किसने कहा, साइमन ने। चौथा जो चरण आता है वो क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर जोर देता है। ऐसा नहीं है कि तुम लीनियर वे में क्या करो, अध्ययन करो लोक प्रशासन का, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या नहीं है, क्या है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये क्वालिफाइड है, ठीक है। क्वालिफाइड लोक प्रशासन क्या है, क्वालिफाइड है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो व्यक्ति के अनुसार, उनके व्यवहारों के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हो, ठीक है। और व्यवहार देखा जाता है, इसमें साइकोलॉजी देखी जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, जितने भी जो स्टडी होते हैं, जितने भी जो अध्ययन होते हैं, वो भी क्या है, इसके पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। किसके, लोक प्रशासन के। लोक प्रशासन के विषय चतुर्थ चरण की दृष्टि से हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल के नाम उल्लेखनीय है। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन की बुक है, ये 1941 में आई थी। लोक प्रशासन के विकास में क्या है, मील का पत्थर है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि इम्पोर्टेंट स्टडी, इम्पोर्टेंट क्या है कि रिसर्च किया था लोक प्रशासन के क्षेत्र में। साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से जोड़कर इसके अध्ययन को वो किया, ठीक है, विस्तार किया। तो इसमें साइकोलॉजी भी जोड़ा, सोशियोलॉजी भी जोड़ा, इकोनॉमिक्स भी जोड़ा, पॉलिटिक्स भी जोड़ा, ठीक है। उन्होंने श्रेणीगत प्रशासन सिद्धांत तथा राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन दोनों को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार किया, ठीक है। उन्होंने जो फर्स्ट चरण में जो द्विभाजन किया गया था पॉलिटिक्स और प्रशासन का, उनका जो प्रशासनिक चिंतन है, प्रशासनिक थिंकिंग होती है, बिहेवियर होता है, उसमें ये क्या है, एक प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रशासन होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। पॉलिटिक्स ही उसको क्या करती है, निर्णय निर्माण कर, डिसीजन मेकिंग करती है। और ऑर्डर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता प्रशासन में। तो इसको उन्होंने द्विभाजन को साइमन ने क्या किया, नकारा है। साइमन ने दो परस्पर संबंधित धारणाओं को प्रतिपादित किया। एक धारणा प्रशासन का एक विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लग गई, जिसके लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक का ठोस धरातल अपेक्षित था। दूसरी धारणा प्रशासन के मानवीय पहलू तथा लोक नीति के आदेशीकरण से संबंधित रही। इसके लिए राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान का व्यापक ज्ञान अपेक्षित समझा जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये धारणा क्या है, विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लग गई थी, ठीक है, जिसके लिए सामाजिक विज्ञान के का ठोस धरातल अपेक्षित था, ठीक है। जो पहले जो क्या थी, जो ये क्या है, विज्ञान पे आधारित थी, विशुद्ध क्या है, साइंस पे ही डेवलप थी, कि क्रमबद्ध क्या हो चीज़ों का विकास, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या क्या उस टाइम में जो द्वितीय चरण था, उसमें क्या गया था, जो साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक जो डायमेंशन थे, उनको
नकारा गया था, अपेक्षित किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट दहल ने अपने 1947 में रॉबर्ट दहल ने अपने एक निबंध में यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और प्रशासन के विज्ञान के विकास की तीन बाधाएं हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बाधा है? विज्ञान मूल्य मुक्त होता है। ठीक है, अगर हम लोक प्रशासन का जो विकास है वो अगर विज्ञान के आधार पर करें तो विज्ञान तो वैसे भी वैल्यूलेस होती है। और प्रशासन क्या होता है कि एक समाज शास्त्र का एक पार्ट होता है, लोगों का हित उसमें जुड़ा होता है, लोगों का उद्देश्य उसमें जुड़ा होता है। तो और जो मूल्य होते हैं वो प्रशासन में होना जरूरी है, क्योंकि मूल्यों से ही क्या है समाज चलता है, और मूल्य विज्ञान में क्या है नहीं होते। तो इसी वजह क्या होता है कि उन्होंने प्रशासन में विज्ञान के विकास में तीन बाधाएं बताई। ठीक है, विज्ञान के रूप में जो विकास किया गया था प्रशासन का, तीन बाधाएं बताई। ठीक है, एक तो क्या है उसमें मूल्य नहीं है, जबकि हर हालात में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। द्वितीय, प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है। मानव व्यवहार के सभी संभव विभिन्नताओं और अनिश्चितताओं का से भरा होता है। तीसरा जो चरण है इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर ही सार्वभौमिक सिद्धांतों को गढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पांचवा चरण 1971 से वर्तमान तक। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में योगदान देने वाले विद्वानों में कौन कौन थे? ड्वाइट वाल्डो और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन पर जोर किसने दिया? रिक्स ने। ठीक है, और विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए उसने आदर्शों व नमूनों का निर्माण किया। आजकल लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतर विषय सहयोग अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा है। ठीक है, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि शास्त्रों का विद्वान इस विषय में रुचि लेने लगे। इन सब के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया। मतलब लोक प्रशासन क्या हुआ? इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। लोक प्रशासन के अध्ययन में अर्थशास्त्र भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकती है, समाजशास्त्र सोशोलॉजी भी हो सकती है, राजनीति विज्ञान भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र में पब्लिक एड भी हो सकती है, साइकोलॉजी में भी हो सकती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और समाजशास्त्र में भी हो सकता है, राजनीति शास्त्र में भी। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से मिंगल हो गया। ठीक है, सारे सब्जेक्टों में। तो इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयक अध्ययन करना ही क्या होगा? इस चरण का उद्देश्य हुआ। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास में वर्तमान दौर में विभिन्न समाज विज्ञान लोक नीति के विश्लेषण की चिंता से ग्रस्त है। अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीति अथवा नीति निर्धारित प्रक्रियाओं अथवा तथा विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय ने समृद्ध किया। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाएं उल्लेखनीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट आई है 1967 में। यूएसए में लोक सेवाओं के उच्चतर शिक्षा पर। ठीक है, अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1967 में। फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित ग्रंथ टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनाव प्रस्पेक्टर। ठीक है, 1971 में यह आया है। ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, 1971 में ये बुक आई है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। नवीन लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो क्या है, इसमें मूल्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, यह है राजनीतिक प्रशासन के द्विविभाजन को अस्वीकार करता है। ठीक है, यह मानवीय संबंधों तथा प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में नए रचनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है।
1980-90 के दशक में लोक प्रशासन के पारस्परिक प्रतिमानों की कमियों के कारण नवीन लोक प्रबंधकीय दृष्टिकोण का उदय हुआ। इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण को प्रबंधवाद, नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य, बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन आदि नामों से पुकारा जाने लगा। इस नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य का जोड़ 3 से प्राप्त करना, ठीक है, इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, ठीक है। जो नवीन जो लोक प्रशासन है के मैनेजमेंट में 3 से जोड़ा गया, किससे हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, प्रशासन, इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लोक प्रशासन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में के बारे में हम जानते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के आपसी संबंधों के बारे में 2 विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला जो दृष्टिकोण इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, दोनों को एक ही समझता है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों में पर्याप्त भेद है, ठीक है। लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, ठीक है, समानता क्या दोनों में। फ्रेंच विचारक हेनरी फेयोल, मैरी पार्कर फोलेट और उर्विक के अनुसार प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही रहते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। उनके उद्देश्य और मूल जो तत्व वो क्या है, एक होते हैं। हेनरी फ्योल ने लिखा है कि मैंने प्रशासन शब्द का जो अर्थ प्रदान किया है, जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफी उत्तीर्ण हो जाता है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार प्रयोजन को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित है। सार्वजनिक सेवाओं में ही क्या है, फेल ने इसको सम्मिलित नहीं किया, उन्होंने उद्योग में, समाज में, परिवार में जो तरीके की क्या है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो लोक प्रशासन होती है। इन सभी में योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्य की आवश्यकता होती है। समुचित रूप से कार्य करने के लिए सभी में एक जैसे सामान्य नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, ठीक है, अपितु केवल एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सके। पूर्विक ने भी इसी पक्ष का प्रबल समर्थन करते हुए कहा है कि यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया ज्ञान, राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है, परंतु ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे होते हैं, ठीक है। निश्चित ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच बहुत सी बातें समान है। पूर्विक क्या कहता है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं है। इन दोनों की निम्नलिखित समानताओं पर बल देते हैं, ठीक है। संगठन की आवश्यकता होती है दोनों में, ठीक है। कार्य प्रणाली में समानता होती है, ठीक है। अधिकारियों के सम्मान तो दायित्व होते हैं, इसमें जनसंपर्क होना जरूरी होता है, अन्वेषण, खोज, रिसर्च होना जरूरी होता है, ठीक है। लोक प्रशासन में जो असमानता है उनके बारे में कौन कौन बोलते हैं, हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लालपिताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है, ठीक है। ये साइमन ने बोला है। इसी प्रकार पॉल एच एप्पलबी ने लोक प्रशासन की यह विशेषता बताई कि इसमें निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच की अधिक संभावना होती है। निजी और लोक प्रशासन के भेद को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। लाभ का तत्व, ठीक है, लाभ का जो तत्व होता है वो निजी में ज्यादा होता है और लोक प्रशासन में कम होता है, ठीक है। सेवा की भावना, सेवा की भावना, इसमें सेवा की भावना में लोक प्रशासन में ज्यादा होती है जबकि निजी में कम होती है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में ज्यादा होती है जबकि निजी प्रशासन में कम होती है। व्यवहार की एक रूपता, ये लोक प्रशासन में ज्यादा होती है जबकि निजी में कम होती है। एकाधिकार की दृष्टि में लोक प्रशासन में प्राय शासन का एकाधिकार होता है, उन कार्यों में कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता,
जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर किया जाता है। कोई भी निजी डाकघर रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता, परंतु निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। कानूनों और नियमों का प्रभाव, ठीक है। दोनों में क्या होता है, कानूनों और नियमों का प्रभाव होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों और नियमों से अधिक नियमित होता है, जितना निजी प्रशासन नहीं होता। इसमें खरीदारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योगों में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्तिहीन है अपितु प्रशंसनीय। लोक प्रशासन के कार्यों का औचित्य क्यों उनके परिणामों से नहीं बल्कि उनकी ठीक प्रक्रिया से भी जाना जाता है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता होती है। यदि लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसे करने के लिए कानून द्वारा अनुमति न दी गई हो, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जाती है और अवैध ठहराया जा सकता है। जीवा जीव जीवनाश्वक जीवन के लिए आवश्यक और अपरिवार्य अपरिहार्य सेवाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भिन्न आचार संहिताएं होती है, ठीक है। लाल पित्ताशाही के दृष्टिकोण, लाल पित्ताशाही लोक प्रशासन में ज़्यादा होती है, ठीक है, और निजी लोक प्रशासन में बिल्कुल नहीं होता लाल पित्ताशाही, ठीक है। वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर होता है, ठीक है। सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, और क्षेत्रों में असमानता, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इनके जो व्याख्या है। साइमन ने लोक, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। निजी प्रशासन में भेद प्रमुख तीन बातों से संबंधित माना जाता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन व्यवसायिक, ठीक है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन लाल पित्ताशाही से पीड़ित होता है जबकि निजी प्रशासन उससे सर्वथा मुक्त होता है, ठीक है। तो यही हम इस पहली क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, बंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।